हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भौतिक विज्ञान से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, ये फिजिक्स का NCERT का साइंस का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री को भी यहाँ पर कवर किया है और आज हम NCERT पैटर्न पर आधारित फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो में आज हम 600 वन लाइनर प्रश्नों को एक साथ चैप्टर वाइज यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम में। साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। और मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर वही क्वेश्चन रखे जाएं जो कि एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि ये फिजिक्स का 600 वन लाइनर मास्टर वीडियो है और इसे हम चैप्टर वाइज यहाँ पर कवर करेंगे। फिजिक्स से आने वाले जितने भी क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, SSC के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, अगर यदि आप साइंस पढ़ के जा रहे हैं और वहाँ फिजिक्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को कम से कम समय में पढ़कर यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। तो प्लीज़ देखिए, यहाँ पर बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, आप समझते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं NCERT का फिजिक्स संपूर्ण भौतिक विज्ञान का मास्टर वीडियो चैप्टर वाइज। भौतिक विज्ञान फिजिक्स मापन। क्वेश्चन नंबर 1, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, मूल भौतिक राशियों की संख्या है 7। कौन कौन सी हैं ये? तो देखिए, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और साथ ही साथ इनके मात्रक भी देख लेते हैं। देखिए, MKS पद्धति में ये मात्रक दिए गए हैं। लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, इम्पोर्टेंट रहता है विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ताप का है केल्विन, पदार्थ की मात्रा का है मोल, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ज्योति तीव्रता सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडेला। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है, वेवलेंथ को। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों ये क्वेश्चन। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? अभी हमने पढ़ा था मूल भौतिक राशियों में, तो ये होता है कैंडेला। एक प्रकाश वर्ष बराबर है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की घात 12। ठीक है, 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक होता है बार। ठीक है, क्या होता है? बार। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक है वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो कार्य तथा ऊर्जा दोनों की मात्रक होता है जूल। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? तो देखिए, ओजोन परत को मापने का मात्रक है, यानी कि मोटाई मापने का मात्रक है डॉप्सन। रेडियन तथा स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? इंपॉर्टेंट है। तो रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है त्वरण का मात्रक, तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसका नाम है ब्यूटीरोमीटर। ठीक है, ब्यूटीरोमीटर द्वारा दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? आंसर है लक्स मीटर। याद रखिएगा, लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। समतल कोण तथा घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये दोनों ही पूरक राशियां हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप कहा जाता है इसको। ठीक है, स्टेथोस्कोप। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो ये समतुल्य है 1 बार के बराबर कह सकते हैं, या फिर 1.0 बार के बराबर। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बल का मात्रक क्या है? तो देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकंड। अदिश राशियों के प्रमुख उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने अदिश राशि वही लिखी है जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो अदिश राशियाँ ये हैं आपकी चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली हैं ये। सदिश राशियों के कुछ प्रमुख उदाहरण दीजिए। तो सदिश राशियों के प्रमुख उदाहरण हैं विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। ठीक है। मैनोमीटर का क्या उपयोग है? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन बार बार। ठीक है, गैसों का दाब मापते हैं मैनोमीटर से। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो इसको कहते हैं एक खगोलीय इकाई। ठीक है, एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है ये। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल का बहाव, जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बाइनोक्यूलर, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। संवेग किसकी माप है? तो संवेग ये गति की मात्रा की माप होती है। देखिए संवेग। चलिए अब यहाँ से बात करेंगे हम कुछ प्रमुख भौतिक राशि व उनके एसआई मात्रक की। ठीक है, सभी एसआई मात्रक हैं ये भौतिक राशियों के। और देखिए इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वही यहाँ पर मैंने लिए हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो ये होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये है आपका कोणीय संवेग का मात्रक। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रा है जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट रहता है, तो ओम मीटर। इंपॉर्टेंट है ये, प्रतिरोधकता का मात्रक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक है। चालकता, विद्युत की बात कर रहा है, का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है सिम्स पर मीटर। घूर्णन त्रिज्या का मात्रक क्या है? तो घूर्णन त्रिज्या का मात्रक है मीटर। वेग प्रवणता का मात्रक क्या होता है? वेग प्रवणता का मात्रक होता है प्रति सेकंड। क्या होता है? प्रति सेकंड। श्यानता गुणांक, इंपॉर्टेंट है, श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? आंसर है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? तो जूल सेकंड, जूल इंटू सेकंड भी कह सकते हैं, जूल सेकंड या फिर इंटू सेकंड, प्लांक नियतांक का मात्रक है ये। बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है जूल केल्विन। धारिता का मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट है, धारिता का मात्रक होता है फेराडे। ठीक है, फेरड सॉरी। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक इंपॉर्टेंट है, देखिए दो मात्रक हैं इसके, एक तो है जूल और दूसरा है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक इंपॉर्टेंट है, ये है आपका रेडियन होता है। ठीक है, क्या होता है? रेडियन। कार का मात्रक क्या है? तो देखिए कार के दो मात्रक हैं, न्यूटन इंटू मीटर और दूसरा है जूल। ठीक है, कार के मात्रक हैं ये। शक्ति का मात्रक, तो शक्ति के भी दो मात्रक हैं, जूल पर सेकंड और दूसरा है वाट। सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन में आएगा वाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बल आघूर्ण का मात्रक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा ये। गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक है जूल पर किलोग्राम।
क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? तो क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। क्या है? मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक क्या है? आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंदन का मात्रक क्या होता है? सही आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है ये। बल का मात्रक, तो देखिए बल का एक मात्रक तो है आपका न्यूटन और दूसरा होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ये देखिए है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जूल, दो होते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होती है, तो 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर के बराबर है एक खगोलीय इकाई। एक डॉप्सन बराबर होता है, एक डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर कितना होता है? तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के बराबर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये। एक टेरोमीटर बराबर होता है, तो एक टेरोमीटर बराबर है 10⁻12 मीटर। ठीक है। एक टेरोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻12 मीटर। एक फैदम बराबर, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर। ठीक है। 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। महत्वपूर्ण मापन उपकरण, इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइस। रेन गेज से किसकी मात्रा ज्ञात की जाती है? तो रेन गेज के द्वारा वर्षा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रेन यानी कि वर्षा। ठीक है। तो इससे वर्षा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अगला है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट्रोमीटर। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्ट्रोमीटर। सैक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सैक्रोमीटर का उपयोग करते हैं शर्करा की सांद्रता मापने के लिए। इंपॉर्टेंट है चौथा वाला, महीन तारों का व्यास किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसको कहा जाता है स्क्रू गेज। क्या कहते हैं? स्क्रू गेज। इससे महीन तारों का व्यास ज्ञात करते हैं। ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है आपका सेक्सटेंट। ठीक है। सेक्सटेंट। किसी तरह की वक्रता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो देखिए स्फेरोमीटर के द्वारा किसी सतह की वक्रता को आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण कौन सा है? तो धमनियों में रुधिर का दाब मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो देखिए उच्च ताप का कोई यदि पिंड है तो उसका ताप आप ज्ञात कर सकते हैं पायरोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है आपका फोनोमीटर। पोलोग्राफी क्या है? तो देखिए पोलोग्राफी अपराधियों अथवा संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करता है भी। ठीक है। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो ये है आपका रडार। ठीक है। रडार। रेडियोमीटर क्या है? तो रेडियोमीटर विकिरण मापी होता है ये। ठीक है। विकिरण मापक है रेडियोमीटर। सिस्मोग्राफ का उपयोग किस में होता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर का कार्य क्या है? तो गतिमान वाहन की गति मापना स्पीडोमीटर का काम है। सौर विकिरण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए पाइर हीलियोमीटर के द्वारा सौर विकिरण का मापन किया जाता है। विस्कोमीटर का कार्य क्या है? विस्कोमीटर, तो देखिए विस्कोमीटर के द्वारा द्रव की श्यानता ज्ञात की जाती है। देखिए द्रव की श्यानता ज्ञात करते हैं विस्कोमीटर के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? आंसर है वेव मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वेव मीटर के द्वारा। इलेक्ट्रॉन मीटर क्या है? तो विभवांतर मापने का यंत्र है ये इलेक्ट्रॉन मीटर। ठीक है। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? आंसर है थियोडोलाइट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसको बोलते हैं थर्मोपाइल। क्या कहते हैं? थर्मोपाइल। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट रहेगा। द्रवों के प्रभाव की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं वेंचुरीमीटर। ठीक है। द्रवों के प्रभाव की गति को मापता है ये। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता को बढ़ा सकता है लाउड स्पीकर। ठीक है। लाउड स्पीकर। चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो मैग्नेटोमीटर के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का हजारवां भाग किसके द्वारा मापी जाती है? इंपॉर्टेंट है ये। तो माइक्रोमीटर उपकरण। ठीक है। माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है।
वाहन द्वारा तय की गई दूरी किस यंत्र से मापते हैं? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? विद्युत प्रतिरोध इसको ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट हुआ है ये कई बार। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? आंसर है अल्टीमीटर के द्वारा। ठीक है, अल्टीमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? इंपॉर्टेंट है ये। विद्युत धारा की तीव्रता इसको अमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? आंसर है ऑडियोमीटर के द्वारा। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? सही आंसर है एरोमीटर के द्वारा। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसको कहते हैं एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या करते हैं? वायु की गति और शक्ति मापते हैं। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? आंसर है एक्सेलेरोमीटर के द्वारा। एक्सेलेरोमीटर। 34 इंपॉर्टेंट रहेगा। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? आंसर है बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब इससे ज्ञात करते हैं बैरोमीटर से। ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है, इंपॉर्टेंट है, आंसर है बोलोमीटर। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापता है। ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र कौन सा है? आंसर है इसका कैलोरीमीटर। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? सही आंसर है बर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। क्रायोमीटर का कार्य क्या है? तो निम्न ताप ज्ञात करना क्रायोमीटर का कार्य होता है। पदार्थ का घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो पदार्थ का घनत्व डेंसिटी मीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? डेंसिटी मीटर के द्वारा। समुद्र नदी की गहराई किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र और नदी की गहराई ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं आप। गुणन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, आंसर है गायरोस्कोप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। गायरोस्कोप से घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग आप ज्ञात कर सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण किससे मापा जाता है? तो गुरुत्वीय त्वरण ग्रेवोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर का कार्य क्या है? तो वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापना हाइड्रोमीटर का कार्य है। हाइड्रोफोन का कार्य क्या है? तो हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापता है ये हाइड्रोफोन। हाइग्रोमीटर भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। अगला इंपॉर्टेंट है, दुग्ध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दुग्ध की शुद्धता यानी कि दूध की, तो ये होता है लैक्टोमीटर। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? आंसर है क्रोनोमीटर। ठीक है, क्रोनोमीटर। पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसको कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ क्या करता है? पौधे की वृद्धि को दर्शाता है। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र कौन सा है? आंसर है डाइलेटोमीटर। ठीक है, डाइलेटोमीटर क्या करता है? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापता है ये। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र कौन सा है? तो सही आंसर है डायनेमोमीटर। ठीक है, डायनेमोमीटर। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और गति की दिशा का मापने का यंत्र कौन सा है? क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहते हैं नेफोस्कोप। ठीक है, नेफोस्कोप। अगला देखते हैं, रेडियो माइक्रोमीटर का कार्य क्या है? तो ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है रेडियो माइक्रोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु के चक्रण की गति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? आंसर है टैकोमीटर। ठीक है, टैकोमीटर क्या करता है? किसी वस्तु के चक्रण की गति को ये माप सकता है। यांत्रिकी। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम ये जड़त्व को परिभाषित करता है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानी तुला ये हुक के नियम पर, हुक के सिद्धांत पर काम करता है। क्या? कमानी तुला। इंपॉर्टेंट है अगला, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? रॉकेट। दूध मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो देखिए इसके अंदर अपकेंद्रीय बल इसका कारण होता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो यह है घर्षण के कारण। ठीक है, घर्षण के कारण ही आप ब्लैक बोर्ड या फिर कागज पर लिख सकते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है।
अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे होंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। आपको बार बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है जेट इंजन। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है द्रव्यमान, ठीक है। परिभाषा के रूप में ही पूछा जाता है ये एग्जाम में, द्रव्यमान। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके अंदर प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? सही आंसर है 45 डिग्री। ये उदाहरण है दोस्तों किसी क्रिकेट खेलते हुए बॉलर के द्वारा बॉल फेंकने का, ठीक है। जब मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर किस कारण से हटती है? तो ये हटती है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। किसके? बल के बराबर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित है, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये है A बराबर V-U/T, ठीक है। जहाँ पर A क्या है? त्वरण लिखा हुआ देखिए, और V क्या है? अंतिम वेग, U क्या है? प्रारंभिक वेग, और T होता है समय। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो इसका मुक्त पृष्ठ परवलयिक वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव है, तो ये होता है उपस्थित रहता है इस स्थिति में। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? तो ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण से यही तात्पर्य निकलता है। अंतरिक्ष से गिरते हुए पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठते हैं? तो वायु के घर्षण के कारण ऐसा होता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है, तो ये बल है, इसका नाम होता है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। जब एक कार की गति को दोगुना कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? आंसर है 4 गुना। कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये। सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक हैं ये? तो ये हैं आपके द्वितीय श्रेणी के। स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं? तो ये होते हैं तृतीय श्रेणी के। देखिए आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यदि कोई पिंड ब्रह्मावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। ये न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? तो ये है आपका प्रथम नियम। अगला देखिए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो ये है आपका दूसरा नियम। अगला देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है? तो गति का तृतीय नियम है ये, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब देखिए आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। देखिए, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना न्यूटन की गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये प्रथम नियम का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये होता है गति का प्रथम नियम ही है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना न्यूटन की गति का किस नियम का उदाहरण है? तो ये है आपका प्रथम नियम का उदाहरण। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, न्यूटन की गति का किस नियम का उदाहरण है? तो ये द्वितीय नियम का उदाहरण, ठीक है, सेकंड लॉ। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, न्यूटन की गति का किस नियम का उदाहरण है ये? तो ये है थर्ड नियम, थर्ड लॉ, ठीक है। तीसरा, रॉकेट वायु की गति न्यूटन के गति का
गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये होता है तीसरे नियम का, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया। चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना न्यूटन की गति का किस नियम का उदाहरण है? तो ये भी तीसरा है, यानी कि थर्ड लॉ, तृतीय गति नियम है ये, ठीक है, न्यूटन का। चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, क्रिया प्रतिक्रिया आप इसको कह सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? सही आंसर है ध्रुवों पर। पृथ्वी के किस स्थान पर पिंडों का भार सर्वाधिक होता है? आंसर है ध्रुवों पर। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन तल के अंदर रहती है यहाँ पर, ठीक है, इसी वजह से पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, ऐसे में ये बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक है। चक्रीय झूले पर झूला झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो ये होता है 1/6। इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक व छोड़ा जाए, यानी कि पिंड छोड़ा जाए, तो उसकी गति क्या होगी? तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा वो। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है ये। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता की स्थिति होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में कैसी हो जाती है? तो याद रखिएगा, धीमी, ठीक है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है ये। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो याद रखिएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है, बाद में गिरेगी लकड़ी की गेंद। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं, तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? याद रखिएगा, दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किस बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरते? तो ये बल है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? सही आंसर है अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों? तो याद रखिएगा, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसी कारण से। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार की लकड़ी, मोम, लोहा के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, तो सबसे पहले कौन पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सही आंसर है सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होता है? तो याद रखिएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यांकी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 24 आवर, 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो ये वर्तमान का 1/4 भाग हो जाता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। सूर्य व अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में किसकी परिक्रमा करते हैं? तो ये करते हैं सूर्य की परिक्रमा। किसकी? सूर्य की परिक्रमा।
पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में किसकी परिक्रमा करता है? तो ये करता है पृथ्वी की परिक्रमा। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में क्या आता है? राइट आंसर है ज्वार भाटा। क्या आता है? ज्वार भाटा। पदार्थों के सामान्य गुण। धातुओं की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? सही आंसर है आर्किमिडीज के सिद्धांत का। आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? धातुओं की शुद्धता ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन है, जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपकते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। वाहनों में स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए वाहनों में लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है दोस्तों ये। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना ये जल के पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी होने के कारण हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो देखिए, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, इसी कारण नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तो ये होती है तूफानी मौसम। ठीक है, बैरोमीटर में अचानक से गिरावट हो तो क्या होगा? तूफानी मौसम को ये इंगित करता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। यही कारण है कि तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? देखिए, क्योंकि उन पर वायु का दाब नीचे के दाब से कम होता है, इसी कारण से आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? तो ये है आपका क्वार्ट्स। अपमार्जक यानी कि इसको बोलते हैं डिटर्जेंट, मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, डिटर्जेंट को जब जल में मिलाते हैं तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, घट जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये फाउंटेन पेन तो केसी कात्व के सिद्धांत पर कार्य करता है फाउंटेन पेन। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है 4 डिग्री सी तापमान पर। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडल दाब से कम होता है अथवा अधिक? तो याद रखिएगा अधिक होता है। ठीक है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? तो अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, यानी कि झील जम जाती है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक होता है, इसी कारण झील के भीतर पानी नहीं जम पाता है। ठीक है, नीचे झील के भीतर यानी कि अंदर नीचे की ओर पानी नहीं जमता, वहीं ये जीवित रहते हैं जीव जंतु। ऊपर जम जाता है ये। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है ऐसी स्थिति में। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आकार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ है, इससे क्या होता है? तो देखिए, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 21। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य ससंजक बल पृष्ठ तनाव का कारण होता है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो देखिए,
बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है, ऐसा लगता है। ठीक है, महसूस करते हैं जब आप पानी खींचते हैं तो जब पानी से ऊपर आती है बाल्टी तो बाल्टी में भार महसूस होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसीलिए वायुमंडल में बादल तैरते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण क्या है? तो ये केशिकात्व के कारण होता है। किस क्रिया के कारण? केशिकात्व की क्रिया के कारण। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? यानी कि स्टोव होता है जो उसमें मिट्टी का तेल है वो ऊपर किस कारण चढ़ता है? तो ये केशिकात्व की घटना ही है। ठीक है, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो ये श्यानता के कारण ऐसा होता है। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, इसीलिए स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं प्राणोद बल। क्या कहते हैं? प्राणोद बल। तरंग गति, वेव स्पीड। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं प्रकाश तरंगें। ठीक है, लाइट वेव्स क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। बंद चूल्हे यानी कि ओवन की बात कर रहा है। ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है सूक्ष्म तरंगों का, यानी कि माइक्रोवेव का। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो ये करता है रेडियो तरंगों का प्रयोग। ठीक है, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। भूकंप तरंगों में एस तरंगें किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो भूकंप तरंगों में जो एस तरंगें होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किस कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। रात्रि दृष्टि उपकरण यानी कि नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? तो ये होती है इंफ्रारेड वेव्स, यानी कि अवरक्त तरंगें होती हैं ये। पुलीज नलिका अथवा ट्यूब में का प्रयोग कौन सी किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सही आंसर है एक्स किरण है। इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल लाइट का तरंगदैर्घ्य कितना है? तो ये होता है 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर एक्स किरण है। एक्स किरणों का ही प्रयोग करते हैं आंतों से संबंधित रोगों के निदान में। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगें किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो ये है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है अल्ट्रासोनिक तरंग का। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड तरंगें किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो अल्ट्रासाउंड तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती हैं। किसका? अनुदैर्ध्य तरंग का। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? राइट आंसर है आयन मंडल से। ठीक है, आयन मंडल से। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों को तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा क्रम। ठीक है, आरोही क्रम होता है ये। तो लगाते हैं आरोही क्रम में। देखिए, सबसे पहले आएंगी गामा किरणें, इसके बाद एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें और सूक्ष्म किरणें। ठीक है, सूक्ष्म किरणें। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। तो ये होता है अवरक्त किरणों का। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगें यानी कि जैसे कि सितार, गिटार, बीड़ा की बात कर रहा है, ये किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होते हैं। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। भूकंप तरंगें
में पी तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण होती हैं? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, भूकंप तरंग में जो पी तरंगें होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग का ही उदाहरण है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? राइट आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग का। गामा किरणों की खोजकर्ता कौन है? पूछा जाता है एग्जाम में ये। तो गामा किरणों की खोजकर्ता है हेनरी बेकुरेल। ठीक है, हेनरी बेकुरेल। एक्स किरणों की खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट है, एक्स किरणों की खोज की थी WC रोंटजन ने। परावैंगनी किरणों के खोजकर्ता कौन है? अल्ट्रावायलेट रेडियंस के। तो जोहान रिटर ने परावैंगनी किरणों की खोज की थी। दृश्य किरणें विजुअल रेडिएशन की खोजकर्ता कौन है? आंसर है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन है। अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता कौन है? इंफ्रारेड रेडिएशन के खोजकर्ता हैं विलियम हार्सेल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये, विलियम हार्सेल। लघु रेडियो तरंगों के खोजकर्ता कौन है? सही आंसर है हेनरिक हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंगों के खोजकर्ता कौन है? तो इसकी खोज की थी मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी ने। गामा किरणों के प्रमुख उपयोग क्या है? तो देखिए गामा किरणों का उपयोग यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है। नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है गामा किरणों का प्रयोग। एक्स किरणों के प्रमुख उपयोग क्या है? तो एक्स किरणें चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। परावैंगनी किरणों के प्रमुख उपयोग क्या हैं? तो सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में और जीवाणु को नष्ट करने में परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रयोग करते हैं। दृश्य किरणों के प्रमुख उपयोग बताइए। तो इनकी उपस्थिति से वस्तु दिखाई देती हैं। देखिए इनका नाम ही है दृश्य किरण यानी कि विजुअल रेडिएशन। अवरक्त विकिरण के प्रमुख उपयोग क्या हैं? तो फोटोग्राफी में, सिकाई में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन का प्रयोग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फोटोग्राफी और टीवी के रिमोट कंट्रोल में। लघु रेडियो तरंगों के प्रमुख उपयोग क्या हैं? तो देखिए रेडियो, टेलीविजन, रडार व टेलीफोन में इनका प्रयोग होता है लघु रेडियो तरंगों का। इसके बाद है दीर्घ रेडियो तरंगों का प्रमुख उपयोग क्या है? तो रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में इनका प्रयोग किया जाता है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सोनार। क्या बोला जाता है? सोनार। ध्वनि, साउंड, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? आंसर हो जाएगा निर्वात से। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? राइट आंसर है धातु में। ठीक है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? धातु में। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? राइट आंसर है ध्रुवण। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? यानी कि इको का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण बनता है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट की ध्वनि तीव्रता डेसिबल में पूछ रहा है कितनी होती है? तो ये होती है 10 से 20 डेसिबल। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव तरंगें यानी कि ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? एग्जाम में आज आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया है। तो ये कुत्तों एवं डॉल्फिन मछलियों के द्वारा इन्हें सुना जा सकता है। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है 30 से 40 डेसीबल। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? आंसर है ओजोन परत को। किसे? ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होना। सायरन यानी कि पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियों की बात कर रहा है कि ध्वनि तीव्रता होती है, तो ये होती है 110 से 120 डेसिबल।
वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है सोनोग्राफी। क्या कहते हैं इसको? सोनोग्राफी। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये होनी चाहिए 16.5 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये होता है 343 मीटर पर सेकंड। लेकिन देखिए ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है? समुद्र तल पर 220 डिग्री सी तापमान की बात कर रहा है, वरना आप लगा दें आंसर 332। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो तेज बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है 50 से 60 डेसिबल। सिनेमा घरों में, बड़े सभागार आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुरणन। ठीक है, अनुरणन। ठीक है, अनुरणन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है 45 डेसिबल। अब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए, वे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। जेट विमान की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो ये होती है 140 से 150 डेसिबल। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीवी रिमोट में अवरक्त तरंगों का प्रयोग होता है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो यह है अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके आधार पर किया जा सकता है? आंसर है साउंड टिम्बर के आधार पर, यानी कि ध्वनि गुणता के आधार पर। तेज संगीत शोर की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो ये होती है 80 डेसिबल से अधिक। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए, आरोही क्रम होगा नाइट्रोजन, इसके बाद आएगा जल, फिर लोहा। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। औद्योगिक संयंत्र कारखाने की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? राइट आंसर है 100 से 120 डेसिबल होती है। कितनी? 100 से 120 डेसिबल। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सही आंसर है 6420 मीटर पर सेकंड। स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये होती है 5960 मीटर पर सेकंड। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये होती है 5950 मीटर। 5950 मीटर। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये है आपकी 3980 मीटर। जल में ध्वनि की चाल कितनी है? तो ये होती है 1402 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? तो देखिए 0 डिग्री सी की बात कर रहा है, 332 मीटर पर सेकंड। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल होती है 316 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हाइड्रोजन में होती है 1286 मीटर। समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है 1533 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है सामान्य जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो सामान्य जल में होती है ध्वनि की चाल 1493 मीटर पर सेकंड। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पदार्थ की ऊष्माधारता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यह हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। क्या? पसीना। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेज़ी से बाष्पीकृत होता है पंखा चलाने से, ठीक है, इसीलिए आराम महसूस होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण होता है। किसका? ऊर्जा का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको मैं पूरा डार्क कर देता हूँ। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन में। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के बराबर है? तो ये है 4.18 गुणे 10⁻³ जूल कार्य के बराबर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किसके रूप में पहुंचती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी अवधारणा करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा करता है। कौन? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? राइट आंसर है विकिरण के द्वारा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? सही आंसर है गुब्बारे के आयाम में वृद्धि हो जाएगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण क्या है? सही आंसर है बाष्पीकरण की दर तेज होना। बाष्पीकरण की दर तेज होना तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण बनता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, ऐसा करने पर कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सी मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, पहला नाम तो है पायरोमीटर और इसी को कहते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी। ठीक है, या तापमापी। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आया है ये। तो इसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है एथिलीन ग्लाइकोल का। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा ये, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता है। आंसर है आयतन घटता है इस स्थिति में। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, इसका उपयोग क्या है? तो देखिए, किसी निकाय का दाब स्वयं नियंत्रित करना थर्मोस्टेट यंत्र का कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो देखिए, डिग्री सी में बात करें तो 37 और केल्विन में बात करें तो 310। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण से हाथ अधिक जलता है भाप से। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं, क्यों? तो देखिए, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा इस स्थिति में। ठीक है। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो गर्मी के दिनों में ऊपर सफ़ेद और नीचे काले छाते का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। रेल की पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो देखिए, पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए ऐसा किया जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है, तो ये ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उसमें रखे गए वजन पर निर्भर करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी कि एयर कंडीशनर AC किससे नियंत्रित करता है? तो ये आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो ये वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा रहने के कारण है वाष्पीकरण के कारण ये ठंडा रहता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? आंसर है सिल्वर यानी कि रजत। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? राइट आंसर है केवल ताप पर।
बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? आंसर है समतापी प्रक्रम का। किसका? समतापी प्रक्रम का। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप किसे कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त किया जाता है ये। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो देखिए, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, इसी कारण से बोतल टूट जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता है, इसी कारण जल का क्वथनांक घटता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जब भी पानी में साधारण नमक मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में साधारण नमक मिलाने पर इसका हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, हिमांक बिंदु घट जाता है, ठीक है, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? देखिए, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है, इसलिए ये ठंडा लगता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसको जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। एक कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करती है? आंसर है सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारों का रंग उनका तापमान को प्रदर्शित करता है। ये एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी, ठीक है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक होता है, इसी कारण से। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंडोस्कोपी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? राइट आंसर है अनंत। कितनी होती है? अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो रमन प्रभाव का संबंध सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? राइट आंसर है काला। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है उत्तल लेंस का। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो याद कर लीजिए नहला, ऐसे याद कर लीजिए नहला, नीला, हरा, लाल, ये प्राथमिक कलर हैं, ठीक है, प्राइमरी कलर्स। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के त्रिविमीय यानी कि 3D प्रतिरूप को अंकित करने और पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है होलोग्राफी। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक कह सकते हैं, तो ये होता है डायोप्टर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो स्पष्ट क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर है प्रकाश तरंगों के द्वारा। कैमरे के किस भाग से आंख की रेटिना की तुलना की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है फिल्म।
प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कई बार। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है प्रकाश तंतु। मृग मरीचिका यानी कि मिराज किसका उदाहरण है? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण होता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनमें उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो देखिए उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो देखिए इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। तो ये है आपका अवतल दर्पण। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है नियॉन गैस। कौन सी? नियॉन गैस। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो ये है बैगनी। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में और प्रैक्टिस सेट में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने लगता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? आंसर है तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि? तो देखिए हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देने लगता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं रोटर स्कैन। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण कौन सा लेंस है उसमें प्रयुक्त होता है? कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? सही आंसर है उत्तल लेंस। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते? देखिए पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण यानी कि पीछे की चीज़ों को के रूप में दृश्य अवलोकन के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आंसर है उत्तल दर्पण का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दृष्टि पटल यानी रेटिना किस प्रकार का चित्र बनता है? तो रेटिना पर वस्तु से छोटा व उल्टा चित्र बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? राइट आंसर है नीले रंग की। ठीक है, नीले रंग की। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है? देखिए इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है, इसी कारण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? आंसर है वायु में उपस्थित धूल कण। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो ये होता है 3900 से 4460 एंगस्ट्रॉम। नीला या जामुनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना है? तो यह है 4460 से 4450 एंगस्ट्रॉम। आसमानी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो आसमानी रंग का तरंगदैर्घ्य है 4650 से 5000 एंगस्ट्रॉम। हरा रंग का तरंगदैर्घ्य कितना है? तो यह है 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम। पीले रंग का तरंगदैर्घ्य कितना है? तो 5700 से 5900 एंगस्ट्रॉम होता है पीले रंग का तरंगदैर्घ्य।
नारंगी रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो ये होता है 5900 से 6200 एंगस्ट्रॉम। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना है? आंसर है ये इंपॉर्टेंट, लाल रंग का और बैगनी रंग का दोनों इंपॉर्टेंट है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है 6200 से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? आंसर है लेजर बीम। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तब प्रकाश का रंग सफ़ेद प्रतीत होता है। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? तो यह है 5500 यानी कि 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए लगभग 8.3 मिनट, ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट में, और ये भी मिलेगा आपको बुकों में 8 मिनट 16.6 सेकंड। देखिए दोनों ही सही हैं। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तनांक के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी कि रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष के सही रंगों का अनुक्रम क्या है? तो देखिए बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो यह है आपका अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंखों को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? तो ये होती हैं परावैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक स्वचालक धातु कौन सी है? तो यह है चांदी। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक स्वचालक धातु कौन सी है? चांदी। ट्रांसफार्मर का किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह है रेक्टिफायर, जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उपकरण कौन से हैं? तो पहला है डायनामो, दूसरा विद्युत मोटर। ठीक है, ये दोनों ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियों के दो उदाहरण हैं, डायनामो और विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा को मापते हैं अमीटर से और विभवांतर को मापते हैं वोल्टामीटर से। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसको। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बनता है। ठीक है, टंगस्टन से। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह है संधारित्र, जिसे आप कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं, संधारित्र का। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो ये टंगस्टन और सोडियम से बना होता है हैलोजन लैंप का तंतु। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है तांबा यानी कि कॉपर। तड़ित चालक किसके बनते हैं? लाइटिंग कंडक्टर, तांबा अथवा या फिर कॉपर कह सकते हैं आप। 1 किलोवाट का मान कितना है? तो ये होता है 3.6 10 की घात 6 जूल। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? तो देखिए ये उच्च प्रतिरोधकता शक्ति होती है इसमें और निम्न गलनांक होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? आंसर है दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 2000 से 2500 डिग्री सी। ठीक है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान है ये। बिजली के बल्ब की तुलना में किसकी ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है? तो यह है फ्लोरोसेंट। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसीलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। डायनामो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए डायनामो क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं, क्यों? तो देखिए क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनामो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को
ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका यांत्रिक ऊर्जा को। घरों में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग लाई जाने वाली फ्यूज तार किन धातु से निर्मित होती है? तो ये निम्न गलनांक वाली धातुओं से बनती है। ठीक है। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आर्गन गैस होती है विद्युत बल्ब के भीतर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ पाराबाष्प मरकरी वेपर को भरा जाता है सामान्य ट्यूबलाइट में। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर है मरकरी और नियॉन। ठीक है, मरकरी और नियॉन। फ्लोरोसेंट बल्ब की बात कर रहा है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, क्यों? तो देखिए, क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसका विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा R/4। विभव क्या निर्धारित करता है? पोटेंशियल और वोल्टेज। ठीक है, क्या निर्धारित करता है? तो ये आवेश प्रभाव की दिशा को निर्धारित करता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है चालक का प्रतिरोध बढ़ता है ऐसी स्थिति में। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? आंसर है तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करेंगे? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये है आपकी विद्युत मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अति चालक का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। चालकता कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो देखिए, मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है सिलिकॉन। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में और आपको प्रैक्टिस सेट में अक्सर देखने को मिलते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंज का नियम ये चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं अचालक, यानी कि नॉन कंडक्टर। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब खत्म हो जाता है? तो ये कम हो जाता है, जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, तब सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कम हो जाता है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलेगा आपको। तो ये है डोपिंग। अर्धचालकों में अशुद्धियाँ मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? इंपॉर्टेंट है डायोड का प्रयोग। तो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदलता है डायोड। ठीक है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगी प्रतिरोधकता। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? आंसर है प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अर्धचालक के उदाहरण है। ठीक है, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो ये लोहा के अयस्क होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लोहा के। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा? आंसर है लटकने की लंबाई पर। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा? सॉरी दोस्तों, निर्भर नहीं करेगा, लटकने की लंबाई पर। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? आंसर है शून्य ताप पर। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? सही आंसर है अनंत। कितना हो जाता है? अनंत। चालक पदार्थों के उदाहरण बताइए। तो देखिए, चालक पदार्थों के उदाहरण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धातु में बात करें तो लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। ठीक है, साथ ही साथ अशुद्ध जल, पृथ्वी, ग्रेफाइट आदि, ये सभी चालक पदार्थों के उदाहरण हैं। अचालक पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो याद रखिएगा, रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि अचालक के उदाहरण हैं। अति चालकता के क्या लक्षण हैं? तो शून्य पारगम्यता अति चालकता के लक्षण होते हैं।
नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका नाम है सिरेमिक ऑक्साइड। क्या नाम है? सिरेमिक ऑक्साइड। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो ये उतना ही कम होगा। ठीक है, उतना ही कम होगा। चालक के तापमान में वृद्धि होने से किस में परिवर्तन होता है? सही आंसर है उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से किस में वृद्धि होती है? आंसर है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति चुंबक के दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लोह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? इसको कहते हैं क्यूरी ताप। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होगी? तो देखिए अधिकतम कहाँ थी? किनारों पर, और न्यूनतम कहाँ होगी? चुंबक के मध्य में। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ये होगी ऊर्ध्वाधर होगी। कैसी? ऊर्ध्वाधर। तड़ित यानी कि आकाशीय बिजली की बात कर रहा है से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें होती है, तो इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा किस तरह व्यवहार करेगा? तो ये एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। देखिए जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रभावित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। अब ये कठिन क्यों हो जाता है एग्जाम में? इसी प्रकार के 4 ऑप्शन होते हैं बड़े बड़े, और ये आपका वहाँ पर समय लेते हैं क्योंकि आप एग्जाम में ऑप्शन तो पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये लाइन, एक ही बार में पढ़कर आप इसका आंसर लगा सकें। ठीक है, फ्यूज का प्रयोग क्यों करते हैं। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो देखिए नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न एवं फ्रीड्स स्ट्रॉसमैन ने की थी। ठीक है, कब? 1938 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है परमाणु बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पर होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते हैं। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये है थोरियम, जो कि भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक नाभिकीय ईंधन है। कौन? थोरियम। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? तो भारत में अणु बम का विकास किया था डॉक्टर राजा रमन्ना ने। ठीक है, डॉक्टर राजा रमन्ना ने। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो CD एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, किसने? CD एंडरसन ने। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मैसान की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकावा ने की है मैसान की खोज। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर यह कार्य करता है। सूर्य किसके द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सूर्य किसके द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है? तो यह है नाभिकीय संलयन। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? आंसर है प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? आंसर है गुजरात। ठीक है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? गुजरात में। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है यूरेनियम। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ग्रेफाइट अथवा भारी जल। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो इनका नाम याद रखिएगा, ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। ठीक है, ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया गया।
रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के कोटा शहर में है। ठीक है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? तो देखिए रेडियोधर्मी क्षय नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय होता है। ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में किस मिश्रित ईंधन का प्रयोग होता है, किया जाता है? तो सही आंसर है यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का। अगला क्वेश्चन इसी संबंधित है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर शीतलक के रूप में प्रयोग होता है द्रवित सोडियम। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का कारण क्या है? आंसर है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना तारों में अक्षय ऊर्जा होने का कारण है। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कर्नाटक में है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? सही आंसर है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा बीटा गामा। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ब्रीडर रिएक्टर ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा कोबाल्ट 60 ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका उपयोग विकिरण चिकित्सा में करते हैं। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर का प्रयोग आणविक भट्टी में किया जाता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर का प्रयोग। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो ये है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यह है U-235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो यह है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो यह है नरोरा। ठीक है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है भारत का, और ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भौतिक विज्ञान विविध घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ट्राइबोलॉजी। ठीक है, ट्राइबोलॉजी। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि लेज़र का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका गलनांक घट जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो बोलोमीटर के द्वारा तापमान मापा जाता है, तापमान। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो ये जड़त्व के कारण आगे झुक जाते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? आंसर है ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत ये न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। चुंबक की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव हेतु युद्ध वाले विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित यानी कि कोटेड होती है? तो ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसको ट्रैक किया जा सकता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हवा में होती है गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो देखिए बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में मीट्रिक प्रणाली वर्ष 1957 में चालू की गई थी, यानी कि प्रारंभ की गई। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीजल इंजन में एक भी स्पार्क प्लग नहीं होता। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती हैं? तो ये है परम शून्य ताप। क्या है? परम शून्य ताप।
यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। ठीक है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? देखिए, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को किसके द्वारा सुना नहीं जा सकता? तो यह है मनुष्य के द्वारा सुना नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? तो यहाँ पर शून्य कार्य होता है। विव गेओर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो ये प्रकाश से है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? आंसर है पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टेलीफैक्स। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सी बेग के प्रभाव पर काम करता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की लाइनें क्यों फट जाती हैं? देखिए, याद रखिएगा, पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्थिर विद्युत बल। द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किसमें होता है? तो कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियां यानी कि डिस्प्ले डिवाइस तथा पॉकेट कैलकुलेटर में। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं इंसुलेटर्स यानी कि विद्युत रोधी। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो ये होती है 1। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा? धन आवेश। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आंसर है आटाकामा, पेरू में। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर के सम्मान में रखा गया है? तो इनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई? तो ये मुंबई में की गई है। कहाँ पर? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है। यूरी गागरिन रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, 1961। समय याद रखिएगा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? राइट आंसर है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये भी रूसी थी, 1963 में गई है। GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? आंसर है उद्दीपित विकिरण यानी कि स्टिम्युलेटेड रेडिएशन। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो यह है 3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो ये दाब के बढ़ने के साथ बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो ये होगा गोलाकार। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक यानी कि पराध्वनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो याद रखिएगा, दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ाने पर प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसी स्थिति में दाब घट जाता है। प्रकाश, रेडियो तरंगें तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई बेंगलोर, कर्नाटक में। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? सही आंसर है 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये काला रंग का दिखाई देगा। शीशे के रजतन यानी कि सिल्वरिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो ये है सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो ये काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो ये होता है 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नागल, पंजाब में स्थापित किया गया। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दाब विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर काम करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो ये हाथ के विभिन्न संचालनों यानी कि मूवमेंट ऑफ हैंड के द्वारा प्राप्त होती है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है आपके नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित। ऊष्मा लिखा हुआ है ये। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? आंसर है तापांतर। ठीक है, तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? राइट आंसर है काला रंग। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? आंसर है कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो यह है साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो यह है गामा किरणें। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका नाम है एनरिको फर्मी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो ये होती है एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि की प्रदर्शित किया जाता है? आंसर है द्रव्यमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तड़ चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो ये तांबे से बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉपर से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग, तो ऐसे याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी तारे का रंग उसके ताप को प्रदर्शित करता है। हवा में बाष्प घनत्व कितना होता है? बाष्प लिखा हुआ है, ये बाष्प घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 14.4 ग्राम। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। ऊर्जा संरक्षण से क्या अभिप्राय है? ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? आंसर है उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? तो याद रखिएगा, आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती? तो यह है व्यतिकरण की प्रक्रिया। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है, इसी कारण से। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट मिलाने पर पानी के प्रस्तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पानी का प्रस्तनाव घट जाता है ऐसी स्थिति में। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 गुना। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? इंपॉर्टेंट है ईसीजी, ये हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो यह है ध्रुवण।
वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? आंसर है गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र, यानी कि एयर कंडीशनिंग। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो यह है दूरबीन, जिसको हम कहते हैं बाइनोकुलर दूरबीन। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये समान चाल एवं परिवर्ती वेग का उदाहरण है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो देखिए, द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लोह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है? तो इसको कहते हैं क्यूरी तापमान। ये परिभाषा एक तरह की और एग्जाम में आती भी है। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती हैं? तो याद रखिएगा, क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती हैं, इसीलिए इन्हें वक्राकार बनाया जाता है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी ऐसी स्थिति में। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है एस चंद्रशेखर ने। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। वर्ष 1930, समय याद रखिएगा ये। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो ये होगा दीर्घवृत्तीय पथ। ठीक है, दीर्घवृत्तीय पथ। आगे बढ़ते हैं। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्योंकि ब्रश करते समय, याद रखिएगा, ऐसे समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होता है। भाप का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाप का इंजन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करता है। इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन यहाँ से, इंपॉर्टेंट। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम लगता है यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण पर। रेडियो व दूरदर्शन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय संचरण यानी कि तरंगों के सिद्धांत पर काम करते हैं रेडियो व दूरदर्शन। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वायुयान। बर्नौली का तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करता है वायुयान। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक रेशे यानी कि प्रकाशी तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है ये। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। फोटो सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फोटो सेल ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जब एक लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो क्या होता है? तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, अधिक लगता है। यानी कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब क्या होगा? तो देखिए, इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा। बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऊर्जा रूपांतरण युक्तियों की, ठीक है। जैसे कि देखिए, लाउड स्पीकर क्या कार्य है इसका? तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा किस प्रकार की युक्ति होगी इसमें, किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण? तो ये पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। वाष्प इंजन क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ये विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये फिर है माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती
रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है इसमें। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। परमाणु बम को देख लेते हैं। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इसका रूपांतरण करता है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं कैरेटोमीटर। ठीक है, कैरेटोमीटर। पेंचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेंच घुमाना या दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना किसका उदाहरण है? तो ये बल आघूर्ण का उदाहरण है। ठीक है, टॉर्क बल आघूर्ण का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया सर आइजैक न्यूटन ने। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सोनार। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्यों? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व यानी कि पिच अधिक होता है। शुष्क बैटरी में किसके विद्युत अपघटक का प्रयोग होता है? आंसर है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। किस कारण से समुद्र नीला प्रतीत होता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो उतना सबसे कम होता है वो। ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है नेफोस्कोप के द्वारा। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन कण।